मंत्री जी, आज रात यहीं पर तंबू लगाइए। हमें लगता है कोई ना कोई हिरन जरूर इस तालाब में पानी पीने आएगा और हम उसका शिकार बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसा आप कहें महाराज। राजा अर्जुन सिंह अपने मंत्री और सेवक के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। तभी एक पिशाचिनी की नज़र राजा अर्जुन सिंह पर पड़ती है। वाह, ये युवक तो कोई राजा मालूम पड़ता है। अगर ये मुझसे विवाह कर ले तो कितना अच्छा हो, लेकिन ये मुझे इस हालत में देख के कभी शादी के लिए मानेगा नहीं। फिर वो पिशाचिनी एक सुंदर कन्या का रूप लेकर तालाब के किनारे बैठकर रोने का नाटक करती है। राजा अर्जुन सिंह की आंखें खुल जाती हैं और वो तालाब की ओर चला जाता है। अरे कन्या, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? मैं एक बेबस लड़की हूँ महाराज। कुछ लोग मेरी जवानी का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, इसलिए मैं उनसे बचते बचाते इस जंगल में आ गई और उन दुष्टों ने मेरे माता पिता को भी मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर राजा को उस पर दया आ गई और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। लेकिन महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ चलूंगी, यदि आप मुझे अपनी रानी बना के ले चलें। सुंदरी, सच तो ये है कि मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारे रूप को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपनी पहली पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर राजा अर्जुन सिंह उस लड़की से शादी कर लेता है और अपना राज्य चलाने लगता है। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर एक मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। मंत्री राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, मुझे पता है कि आप क्यों चिंतित हैं। आपके विवाह के इतने वर्ष बाद भी आपको कोई संतान नहीं है। आप इस बात से चिंतित हैं कि इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो तुम ही बताओ मंत्री, क्या मुझे चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या मेरे साथ ही मेरा वंश खत्म हो जाएगा? अब तुम मेरी समस्या जानते ही हो, तो तुम ही इसका कोई उपाय बताओ। महाराज, मेरे ख्याल से आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूँ। फिर भी आप मुझे दूसरी शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं? माफ कीजिए महाराज, आप एक राजा हैं और आपका कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा के बारे में सोचें। आप ये विवाह अपनी प्रजा को एक उत्तराधिकारी देने के लिए करेंगे। मंत्री के कहने पर अर्जुन सिंह दूसरे विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और पड़ोसी राज्य की राजकुमारी इंदुमती से शादी कर लेते हैं। एक वर्ष के भीतर ही राजमहल में एक बच्चे की किलकारी गूंजने लगती है। रानी इंदुमती ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया था। राजा अर्जुन सिंह अपने घर में पुत्र होने की खुशी में बड़ी रानी से मिलना ही भूल जाते हैं। इस बात से बड़ी रानी उदास होती है। मैंने महाराज से इतना प्रेम किया, उन्होंने एक पुत्र के लिए दूसरी शादी कर ली और ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने वचन दिया था कि मुझे अपनी रानी बना के रखेंगे, लेकिन वो किसी और को रानी बना के ले आए। अब राजा अर्जुन सिंह इस राज्य का सर्वनाश देखेंगे। कुछ दिन बीतते हैं। समय के साथ रानी इंदुमती की तबीयत बिगड़ने लगती है। राजा अर्जुन सिंह अपने कक्ष में तुरंत अपनी रानी इंदुमती के पास पहुंचते हैं। इंदुमती की हालत देखकर उनका दिल भारी हो गया। महाराज, लगता है कि मेरा आखिरी समय निकट आ चुका है। मैं शायद अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत कहो इंदुमती, तुम ठीक हो जाओगी। हमने वैद्य को बुलवाया है, वे तुम्हारा पूरा इलाज करेंगे। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है इंदुमती। रानी इंदुमती, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी और आपको जल्दी से ठीक कर दूंगी। बस आप अपना मन हल्का रखें। रानी कुसुम ने इसी बात का फायदा उठाते हुए राजा से आग्रह किया कि वह रानी इंदुमती का ध्यान रखेंगे
वह बेफिक्र होकर राज्य को संभालें। समय ऐसे ही बीत रहा था, किंतु इंदुमती के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं था। एक दिन राजा खुद वैद्य के पास गए। हे वैद्यराज, रानी इंदुमती के स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। उनकी तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्या आप कुछ और कर सकते हैं? महाराज, रानी इंदुमती को जो औषधियाँ दी जा रही है वो उनके रोग के अनुसार ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई और ही कष्ट है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। वैद्य से मुलाकात करने के बाद राजा अपने घोड़े पर बैठता है और महल की ओर चल पड़ता है। मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है। यदि रानी को कुछ हो गया तो राजकुमार को माता का प्यार नहीं मिलेगा, और बड़ी रानी भी राजकुमार को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है। रुकिए महाराज, मैं आपको बता सकती हूँ कि रानी इंदुमती को क्या हुआ है और वे किस तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। राजा देखता है कि वह एक चिड़िया थी जो उससे बात कर रही थी। अरे, तुम कौन हो और तुम मेरी रानी इंदुमती को कैसे जानती हो? महाराज, मैं रानी इंदुमती के राज्य की राजपक्षी हूँ। मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि इंदुमती की तबीयत बहुत खराब है। मैं उससे मिलने आपके महल भी आई थी। तभी मुझे एक रहस्य का पता चला। कैसा रहस्य चिड़िया रानी? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? महाराज, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। बस आप ये जान लीजिए कि कोई है जो आपके राज्य का सर्वनाश करना चाहता है। आप आज रात चुपके से इंदुमती के कमरे में चले जाना, आप सब समझ जाएंगे। राजा चिड़िया की बात सुनकर और ज्यादा चिंतित हो जाता है और बस रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उस रहस्य को जान पाए जो चिड़िया उसे बताना चाह रही थी। आखिर वो कौन है जो मेरे राज्य का सर्वनाश चाहता है? वो स्त्री है या पुरुष है? जो भी है, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। कहीं मेरे शत्रु को यह पता चल गया तो उसके लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सारी बातें सोचता हुआ राजा अर्जुन सिंह रानी इंदुमती के कमरे में जाता है और वह जो दृश्य देखता है उसे उसकी आंखों पर भरोसा नहीं होता। बस कुछ दिन और रानी इंदुमती, मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्ति दे दूंगी। फिर ना तुम्हें कोई दर्द होगा और ना ही पीड़ा। तुम हमेशा के लिए एक अच्छी नींद सो जाओगी। हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानी कुसुम इंदुमती का खून चूस रही है। मुझे अभी उस जंगल में जाना होगा और उस राजपक्षी को ढूंढना होगा। रानी कुसुम का भेद अब राजा के सामने था। राजा को ये समझते देर न लगी कि रानी कुसुम कोई और नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक पिशाचिनी है। वो बस जल्दी से उस चिड़िया के पास पहुंचना चाहता था जिसके पास इस समस्या के से बचने का उपाय था। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो, मेरे सामने आओ। मुझे पता चल चुका है कि मेरा शत्रु कौन है। जी महाराज, कहिए, कौन है आपका शत्रु? चिड़िया रानी, मैं जान गया हूँ कि मेरा शत्रु और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी रानी कुसुम है। वो कोई मानव नहीं बल्कि वो तो पिशाचिनी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है चिड़िया रानी। फिर राजा सारी बात उस राजपक्षी को बता देता है और वो चिड़िया राजा को एक साधु के पास ले जाती है जो कि जंगल के ही एक गुफा में रहते थे। वो साधु बाबा पहले से ही सारी घटना जानते थे। बाबा, मुझ अभागे की मदद कीजिए बाबा। वो पिशाचिनी मेरे पूरे राज्य का खून चूस जाएगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस पिशाचिनी को मेरी छोटी रानी का खून चूसते हुए। जी तो किया कि मैं अपनी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दूं। ऐसी गलती कभी मत करना राजन। अगर उस पिशाचिनी को पता चल गया कि उसका भेद खुल चुका है तो वह सबसे पहले तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। और तो और, उसका ये रूप तो बस एक छलावा है। उसकी जान तो एक सूअर में है।
क्या कहा, एक सुअर में? हाँ राजन, एक जंगली सुअर जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो सुअर एक आदमखोर सुअर है जो अपने शिकार को 1 मील दूर से ही सूंघ लेता है, और अगर उसे खतरे का आभास हुआ तो वह गायब भी हो सकता है। इसीलिए उसको मारना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा राजन। साधु बाबा, मैं अपने परिवार और अपने राज्य को बचाने के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। आप मुझे उसे मारने का तरीका बताइए। इतना सुनते ही साधु बाबा ने राजा अर्जुन सिंह को एक धनुष मार दिया और कहा, याद रहे राजन, यदि तुम उस सुअर को पहली बार में नहीं मार पाए तो पिशाचिनी सतर्क हो जाएगी। इसलिए तुम महल से बाहर जाने से पहले कोई बहाना बना लेना। फिर राजा अर्जुन सिंह साधु बाबा के दिए हुए धनुष बाण को लेकर अपने महल में लौट जाता है। अगली सुबह वह अपनी बड़ी रानी को दरबार में बुलाता है। जी महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बड़ी रानी, आपको तो पता ही है कि हमारी छोटी रानी की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। इसीलिए मैंने सोचा कि हम महादेव के दर्शन करने जाएं और उनसे छोटी रानी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके आने से पहले ही मैं छोटी रानी को मौत के घाट उतार दूंगी। क्या हुआ बड़ी रानी, आप कहाँ खो गई? क्या आप हमारे साथ चलेंगी? नहीं महाराज, रानी इंदुमती मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं उसी के साथ रहूंगी। ठीक है, तो मैं अकेला ही जाता हूँ। आप रानी इंदुमती का अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता ना करें महाराज, मैं रानी इंदुमती का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो उसी तालाब के पास जाके अपना तंबू लगाते हैं और जहाँ उसकी मुलाकात रानी कुसुम से हुई थी। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, यहाँ से मुझे अकेले ही जाना है। तुम सब यहीं रहना और मेरा इंतजार करना। अगर मैं सुबह होने तक नहीं लौटा तो ही तुम मुझे ढूंढने के लिए आना। लेकिन लेकिन महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो महादेव के दर्शन करने के लिए निकले थे ना? नहीं मंत्री, हम किसी और काम से यहाँ आए हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं सुबह तक नहीं लौटा तो तुम मेरी छोटी रानी और राजकुमार को चुपचाप काली पहाड़ियों की गुफा में छोड़ आना। और याद रहे, यह बात तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर राजा आगे निकल जाता है और एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। लगता है कि वो सुअर इधर से ही आ सकता है। मैं यहीं उसका इंतजार करता हूँ। मेरे पास उसको मारने का बस एक ही मौका है। अगर मैं चूक गया तो पिशाचिनी मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा की आंख लग जाती है। उधर मंत्री चिंता के मारे सो नहीं पाते और सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, तैयार रहना। राजा का आदेश है कि यदि वह सुबह तक ना लौटे तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। हम सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ से निकलेंगे। उधर राजा सो ही रहा था और सुअर को राजा की गंध मिल गई थी। सुअर तेजी से दौड़ता हुआ राजा की तरफ बढ़ रहा था। उठो अर्जुन सिंह, उठो, सुअर को तुम्हारी भनक लग चुकी है। सिपाहियों, आगे बढ़ो, हमें महाराज को ढूंढना है। थोड़ी देर में ही मंत्री और सैनिक राजा को ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक जंगली सुअर मरा पड़ा है जिसे राजा ने अपने तीर कमान से मारा है। महाराज, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ मंत्री, मुझे कुछ नहीं हुआ। चिड़िया रानी, यदि तुम समय पर आके मुझे ना जगाती तो शायद आज मैं जिंदा ना बचता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। महाराज, मैं एक राजपक्षी हूँ और राज परिवार की रक्षा करना तो मेरा राजधर्म है। लेकिन महाराज, आपने इतना जोखिम अकेले क्यों उठाया? और इस जंगली सुअर का क्या रहस्य है? फिर राजपक्षी मंत्री को सारी घटना शुरू से बताती है। सुअर के मरते ही रानी कुसुम भी मर जाती है और राजा अर्जुन सिंह अपने राज्य में
खुशी खुशी राज्य करने लगते हैं।